बेटा एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है आपको? जल्दी से चेक करिए। हम्म। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, अब मैं विजिबल हूं, है ना? पहले मैं अदृश्य था, अब दृश्य हो गया हूं। बेटा एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे भी आ रही है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा, आप में से सभी तरह के बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? एक सेकेंड दो बस। हाँ बेटा, हाँ, तो एक बार चेक कर लो कि आप मुझे देख पा रहे हो, हाँ, और सुन पा रहे हो। ठीक है बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जरा दो एक बातें कर लेते हैं। बेटा देखो, आपकी 11th स्टार्ट हो गई है, आपके स्कूल में एग्जाम होने भी स्टार्ट होने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में यूनिट 1 पढ़ा रहे होते हैं लिविंग वर्ड से, पर होता क्या है कि उसमें इतने सारे ऐसे वर्ड्स होंगे बिना सेल के, थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए हम लोग हमेशा सेल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए चीजों का। सेल एक बेसिक चैप्टर होता है जिससे आपके कुछ बेसिक बनने लगते हैं बायो के, और उसके बाद आप चीजें समझ सकते हैं। क्या ठीक है बेटा? सही है, सही है। अब यहां से हम आगे बात करेंगे, तो सर हम लोग फिर कैसे करेंगे स्कूल के एग्जाम का? उसका भी कुछ ना कुछ करते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे जरूर से कि क्या कर सकते हैं आपके लिए। पर अभी क्या करना, आपने पहले बेसिक जो पढ़ रहे हैं इस पे फोकस रखो। आपकी जब बायो के बेसिक्स बनने लगेंगे तो फिर आपको चीजें आसानी से समझ आने लगेंगी। नहीं तो अभी स्कूल का भी कम समझ आएगा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है बेटा, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। वहां पे 2 दिन 3 दिन में नॉर्मली 1-2 चैप्टर करा देते हैं, और उसमें क्या होता है वो सारी चीजें नहीं पढ़ाते, कई बार वो चीजें छूट जाती हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाना, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी नीट क्वालिफाई करने में। जितना पार्ट हमने पढ़ा है, 17 तारीख को नीट का पेपर है, आप करके देखना क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, वो, है ना? आपको आराम से पता चल जाएगा। अब क्या है बेटा, अभी जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी 15 पे 5 मिनट डिले हुआ, वो सब क्या है क्योंकि 17 तारीख की हमारी भी प्रिपरेशन चल रही है ना बच्चों के लिए, भाई उनके लिए पेपर बनाना है, उनको सारी चीजें देनी है। तो 17 के बाद हमारा थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा, फिर हम आप पे और ज्यादा टाइम देकर और ज्यादा बेसिक से चीजों को दोबारा से रिवाइज करते हुए फिर से कराएंगे, है ना? फिर से कराने का मतलब चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब आपको, जैसे मैंने कल डोपा रह गया था, तो डोपा देना है बेटा आपको, पूरे साल भर देना है। कल इसलिए रह गया था क्योंकि वो डिस्कशन करने लगे थे। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी सिचुएशन समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 17 को हमारे घर में ऐसा, जैसे होता है ना घर में शादी होती है, उसी तरीके का माहौल होता है नीट में कि भाई हाँ, इन बच्चों के लिए जो मैक्सिमम कर सकें, है ना, वो कर रहे होते हैं। तो आप उनके जूनियर हैं, आप भी फील करेंगे जब आप 2 साल बाद नीट दे रहे होंगे 24 का, तो आप भी सेम चीज फील करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन क्या है, अभी आप बेसिक्स पढ़ते रहें अपनी एनसीईआरटी से, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ते रहें जो आपके स्कूल में आ रहा है, पर हम आपको सारा करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस हमारा स्लो चलता है क्योंकि हम सारी चीजें एनसीईआरटी से प्रॉपरली पढ़ाते हैं। सही है बेटा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इस चीज को हम आपको पहले से बता रहे हैं। और सिलेबस बेटा आपका लास्ट क्लास जितना ही आएगा, जैसे जो लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था उतना ही आएगा आपका। ठीक है, उतना ही आएगा आपका, क्लियर है? हाँ, ठीक है बेटा, उतना ही आएगा। चलिए आगे चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेक्चर को, बिना टाइम वेस्ट किए। सभी बच्चे समझेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये वो डायग्राम था जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। इस डायग्राम को लेकर कुछ चीजें जो मैंने आपको बोली थी आपको याद करनी है। कौन सी ईआर में मेरे पास क्या बनता है बेटा, कौन सी ईआर में मेरे पास प्रोटीन बनता है? ये मेरे पास आरईआर होता है। आरईआर में जो प्रोटीन बनता है उसको वेसिकल में पैक कर देते हैं, उसके बाद वो वेसिकल सिस फेस पे लगता है और मॉडिफाई होता हुआ यहां से बाहर निकलता है ट्रांसफेस से। ट्रांसफेस पे डिसीजन होता है कि इस वेसिकल को बाहर फेंकना है या सेल के अंदर रखना है। अगर सेल के अंदर रखना है तो कहते हैं इंटरसेलुलर टारगेट में रखना है। फिर मैंने आपको कहा था कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन या लिपिड को मॉडिफाई करती है। प्रोटीन को बना सकती है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड को बना सकती है ग्लाइकोलिपिड, है ना? उसको क्या बना सकती है, ग्लाइकोलिपिड बना सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जरा, बोलो बेटा, क्लियर है? हां सर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था गोल्जी बॉडी में 2 फेस होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है।
सिस फेज कन्वेक्स होता है, ट्रांस फेज कनकेव होता है। यहां से वेसिकल एंटर करता है, वहां से निकलता है। गोल्जी बॉडी में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिस्टर्नी होता है और एक वेसिकल होता है। तो ये जो हमने कल पढ़ा, इनको क्या हम समराइज कर सकते हैं यहां पर? देखो भाई, ईआर में कौन सी शेप होती है बेटा? ईआर में शेप होती है ट्यूब्यूल, याद है आपको? खुद से करो इसको, वेसिकल और मेरे पास क्या होता है बेटा? हम लोग ट्यूब्यूल लिख सकते हैं, वेसिकल लिख सकते हैं, सिस्टर्नी शेप होती है। ठीक है, ये विजिबल होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इसकी दो टाइप होती है, आरईआर और एसईआर, है ना। ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, है ना। क्या सर लिखना है? इसको लिखना नहीं है, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। इस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। हां सर, ये आपने बताया था। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि इसके जो रोल होंगे बेटा, रोल मेरे पास कौन कौन से बताए थे? आरईआर कहीं ना कहीं प्रोटीन और सिक्रीशन में, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। सर ये आपने कल पढ़ा दिया था। हां बेटा, बस रिवाइज कर रहा हूं ताकि तेरे को याद हो जाए। और एसईआर मैंने क्या बताया था? लिपिड बताया था। और मैंने स्टीरॉयड हार्मोन बताया था एनिमल सेल में। स्टीरॉयड हार्मोन किसमें? एनिमल सेल में। उसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा रोल बताए थे, जैसे स्पर्म के हेड पर और मिडल लेमला हो गया, या मसल के अंदर आपको ये बता दिया था। सिंगल गोल्जी, सॉरी, ये चीज बता दी थी आपको, है ना। लिपिड, अच्छा ये इसके लिए थोड़ी बताया था। हाँ, स्टीरॉयड हार्मोन ये इसके लिए हमने एसईआर क्या बताया था? मसल में बताया था ना। एसईआर किस में बताया था? मसल में। वो स्पर्म वाला इसके लिए था। ठीक है, मेरे को बोलते वक्त ध्यान नहीं रहा। एसईआर के अंदर क्या स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, है ना। और ये जो एसईआर होता है बेटा, इसके अलावा एसईआर क्या करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। और मैंने आपको क्या बताया था? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड हार्मोन बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ऐसी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। गोल्जी बॉडी 1898 में किसने डिस्कवर किया है? कैमिलियो गोल्जी ने, साइंटिस्ट के नाम पर। किसमें किया था? आउल सेल में, है ना। आउल सेल में किया था। उसके बाद इसकी शेप में क्या होते हैं? सिस्टर्ने होते हैं। और क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। सर ये तो मुझे याद हो गया। नंबर क्या करता है? वेरिएबल होता है। किसका वेरिएबल होता है? सिस्टर्ने का। 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। इस ऑर्गन, ध्यान सुने, क्वेश्चन आ सकता है, एक ऑर्गनल का नाम बताओ जिसपे पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब जिसपे दिशा होती है। जैसे कि मैं इसमें कह सकता हूं ये पूंछ है और ये इसकी हेड है, तो जिसपे दिशा या डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं पोलैरिटी। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसपे पोलैरिटी होती है? गोल्जी बॉडी, क्योंकि इस पे डायरेक्शन है, सिस और ट्रांस है। तो जो सिस और ट्रांस फेज है उसमें आप देख सकते हो, सिस को फॉर्मिंग कहते हैं और ये कन्वेक्स होता है, और ट्रांस मेरा मैच्योरिंग होता है और ये कनकेव होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके रोल पढ़े थे। गोल्जी बॉडी क्या करता है बेटा? पैकेजिंग करता है, याद कर लो। हां सर, पैकेजिंग करता है। उसके अलावा मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, लाइसोसोम बनाता है, और ये फिक्स करता है कि वो वेसिकल अंदर रहेगा या बाहर जाएगा। उसके अलावा आप ग्लाइकोलिपिड लिख सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन लिख सकते हो। और एक्स्ट्रा रोल में मैंने आपको क्या बताया था? याद करो, आपको बताया था मिडल लेमेला के लिए, और क्या बताया था? स्पर्म हेड में एक्रोसोम। यहां तक मैंने बता दिया था। क्लियर है? यहां तक मैंने बता दिया था। याद करेंगे मेरे साथ। मॉडिफिकेशन कौन करता है बेटा? कौन सी ऑर्गेनल करती है मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग? गोल्जी बॉडी। कौन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है? गोल्जी बॉडी। प्रोटीन कौन बनाता है? आरईआर बनाता है। लिपिड कौन बनाता है? एसईआर बनाता है। याद कर लोगे। किस ऑर्गेनल में पोलैरिटी होती है? दिशा, डायरेक्शन होती है। किसमें होती है? गोल्जी बॉडी में। न्यूक्लियस के पास कौन सा फेस होता है? न्यूक्लियस के पास ईआर के बाद ये फेस होता है, ठीक है, और ट्रांस में यहां से बाहर निकलता है। ये चीज हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। इसके बाद हम जाएंगे लाइसोसोम पढ़ेंगे। क्या यहां तक याद है बेटा? एक्स्ट्रा रोल में मैंने बताया था, एक स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म के जैसे मान लो ये जो एक स्पर्म है मान लो, तो इसका ये जो है यहां पर न्यूक्लियस है। तो ये जो ऊपर का एरिया है इसमें एंजाइम होते हैं, गोल्जी बॉडी का बनता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा दो प्लांट सेल के बीच में एक लेयर होती है जो दो प्लांट सेल को चिपकाती है, उसे मिडल लेमेला कहते हैं। वो भी कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है। सही है? ठीक है, याद हुआ? पहले ये बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ पहले से। याद हुआ? याद कर लिया? चलिए सर आगे चलते हैं और लाइसोसोम की बात करते हैं। जो लिखा है मैंने क्या किया है, उन सबको याद करा दिया आपको जल्दी से, है ना, जल्दी से याद करा दिया। हां, एक्रोसोम बोलते हैं उसे। ठीक है, आगे चलेंगे।
अब हम बात करेंगे बेटा लाइसोसोम की। हम किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम की। लाइसोसोम को मुझे आपको समझाना है, और लाइसोसोम को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है आपके लिए, और इसी डायग्राम से मैं लाइसोसोम आपको समझा दूंगा। तो लाइसोसोम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या क्या चीजें याद करनी है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब कोई लिखेगा नहीं, सुनो ध्यान से। अभी तक आपने आज की कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। आपने कल जो लिखा था मैंने रिवाइज कर दिया। अब आप थोड़ी देर पेन नीचे रखकर बहुत ध्यान से सुनेंगे, ना चैट करेंगे ना कुछ, ठीक है? क्लियर है? हाँ सही। इधर देखो, मेरे पास कौन सा ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूशन में होता है? आरईआर। ये मैंने आरईआर बना दिया, सही है सर? ये आपने क्या बना दिया? आरईआर बना दिया, ठीक है। ये जो आरईआर मैंने बनाया है, यहां पर मेरे पास राइबोसोम लगे रहते हैं सर, राइबोसोम लगे हुए। उसके बाद एक पॉलीपेप्टाइड बनता है जो पैक होकर बाहर निकलता है। सर ये तो आप वही बता रहे हो जो आपने पढ़ा दिया, ठीक है, तो स्टेप तो वही रहेंगे। उसके बाद ये एंटर करता है किसके अंदर? इसके अंदर, ऐसे ये इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। और यहां से मॉडिफाई होता हुआ निकलता है, यहां से निकल गया। अब मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान से सुने बेटा। मेरे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, ध्यान से सुने, ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन होती है लिपिड की। किसकी मेम्ब्रेन होती है? लिपिड की। किसकी मेम्ब्रेन होती है? लिपिड की। जो किसके सरफेस से बाहर निकलता है? गोल्जी बॉडी के। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको वेसिकल कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वेसिकल कह सकते हैं। इसको भी मैंने क्या कह दिया? वेसिकल। अब आप ध्यान से देखो, लगने को तो ये भी वेसिकल है, लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। इसके अंदर ये जो है ये भी वेसिकल ही है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भी एक वेसिकल ही है। ये जो क्या है? एक वेसिकल है, समझ लो ध्यान से। अब इस वेसिकल का के अंदर क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है। वेसिकल समझ में आता है क्या? वेसिकल का मतलब या वेसाइकल का मतलब क्या होता है कि गोल्जी बॉडी से मेरे पास मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर निकलते हैं, जैसे ये वाला था या ये वाला था, इन्हें हम वेसिकल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेसिकल। दिस वन इज वेसिकल। ये किसके बने हैं? मेम्ब्रेन के बने हुए। ये भी वेसिकल है, ये भी वेसिकल है, लेकिन एक स्पेशल वेसिकल, थोड़ा बड़ा दिखा दिया है पर जरूरी नहीं है बड़ा हो, एक स्पेशल वेसिकल जिनमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल एंजाइम। कौन से स्पेशल एंजाइम बताएंगे? स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम लाइसोसोम होता है। इनका नाम क्या होता है? लाइसोसोम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक सेकंड देना बेटा। ठीक है, इधर देखें, ध्यान से, ध्यान से सुनो बेटा। असल में क्या रहता है कि जैसे अभी टेस्ट सीरीज चल रही है ना ड्रॉपर की, तो एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आपको ये समझ में आ रहा है? ये मेम्ब्रेन का कुछ लिखना नहीं, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ क्या? वेसिकल है सर। ये किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है सर? वेसिकल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? वेसिकल है। अब क्या है, मैंने एक स्पेशल एंजाइम इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ऐसा वेसिकल जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जिसके अंदर स्पेशल एंजाइम है, और इसके अंदर पीएच मेरे पास 4 के आसपास होती है, मतलब एसिडिक होती है, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? लाइसोसोम रख देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लाइसोसोम क्या होता है, तो आप लिखोगे लाइसोसोम एक स्पेशल वेसिकल होता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम? नाम बताऊंगा। कौन से एंजाइम? नाम बताएंगे। लाइसोसोम क्या होता है बेटा? एक एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल होता है जिसके अंदर पीएच एसिडिक होती है, और वो गोल्जी बॉडी से बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अभी लिखना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज लाइसोसोम।
लाइसोसोम मेम्ब्रेन का बना स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पेशल एंजाइम कैसे, मेरी बात सुने, देखो ये एंजाइम जो है, ये वाला एंजाइम, एक देखो काफी सारे मेरे हाथ में देखो, ये भी एक एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम्स है, ध्यान सुनेंगे, ये भी एंजाइम है, ये सारे मान लो एंजाइम है। ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, इनका काम डाइजेशन करना है, तो इन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोलेज। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना हाइड्रोलेज का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हाइड्रोलेज क्या होते हैं एक बार जरा देख लेते हैं, मैं जब बोलूंगा तभी आप लिखेंगे। व्हाट इज हाइड्रोलेज, व्हाट इज हाइड्रोलेज, इसको मैं लिख रहा हूं, अभी कुछ नहीं लिखेगा कोई भी, सिर्फ समझो हाइड्रोलेज क्या होता है। देखो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड की चेन है ना, ये किसकी चेन है, चेन ऑफ अमीनो एसिड है। अब इस चेन ऑफ अमीनो एसिड के बीच में मेरे पास कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए, ठीक है। एंजाइम के साथ साथ मुझे बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी देना पड़ता है। तो मान लो एंजाइम का नाम क्या हो गया, पेप्टाइडेज, एंजाइम का नाम क्या हो गया, पेप्टाइडेज। और बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। तो मुझे क्या देना पड़ा, पानी ऐड करना पड़ा हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। मैं कोई डाउट नहीं लूंगा जब तक पूरी बात नहीं बता दूंगा। तो व्हाट इज हाइड्रोलेज, मेरे पास अमीनो एसिड है ये, ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम मैंने पेप्टाइडेज रख दिया और मुझे यहां पर पानी देना पड़ा। अब मान लो मेरे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कह सकते हैं। अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को किससे तोड़ेंगे, एंजाइम का नाम है मान लो अमाइलेज, लेकिन पानी यहां भी डालना पड़ रहा है। पानी डालने की वजह से ग्लूकोज अलग हो पाएगा, ग्लूकोज आपस में अलग हो पाएगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ऐसा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे अमीनो एसिड की चेन हो, चाहे ग्लूकोज की चेन हो, कोई भी ऐसी चीज हो, उसको तोड़ने वाले एंजाइम के साथ अगर पानी देना पड़े, उन एंजाइम को एक कॉमन ग्रुप में रख देते हैं हाइड्रोलेज। तो आपको ये मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा, हाइड्रोलेज का मतलब समझो। जैसे ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा, अमाइलेज। पर पानी इसको भी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बायो में आपको याद रखना है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि उनको तोड़ने के लिए पानी चाहिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी चाहिए, और जब बॉन्ड बनेगा तो मेरे पास पानी निकलेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जिनका कॉमन फंक्शन क्या होता है, बॉन्ड तोड़ते वक्त पानी यूज करना, उन्हें हम क्या नाम लिखते हैं, हाइड्रोलेज। तो वो क्या करते हैं, चीजों का डाइजेशन करते हैं। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया, आपको यहां पर क्लियर हो गया, इधर देखो बेटा, आपको यहां पर क्लियर हो गया कि मेरे पास जो स्पेशल एंजाइम है वो कौन से प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलेज प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन का बना हुआ एक वेसिकल है, पहली बात समझ में आई। दूसरा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे, पीएच लेस देन 7 पे काम करते हैं। उन्हें आप क्या नाम देते हो, एसिड हाइड्रोलेज का नाम देते हो। सर लिखना, अभी रुक जा बेटा, एसिड हाइड्रोलेज का नाम देते हो। वो क्या काम करते हैं बेटा, वो ये काम करते हैं कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया है, इसको तोड़ के, इसको मतलब इसकी चीजों को फ्री कर देते हैं नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए, कुछ ऐसा करते हैं। जैसे रिसाइकलिंग का काम करते हैं, ये काम कर सकते हैं, है ना। तो एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के अंदर। कौन सी ऑर्गेनल लाइसोसोम बनाती है, गोल्जी बॉडी। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हां बेटा, बॉन्ड तोड़ते वक्त पानी की जरूरत होती है, इसलिए हाइड्रोलेज कह रहे हैं। पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं और ऐसे एंजाइम को हाइड्रोलेज कहते हैं। ठीक है, डन हो गया। तो चलिए एक बार लिख देते हैं।
लाइसोसोम स्ट्रक्चर कैसा है बताओ जल्दी से। सर वेसिकल लाइक, ये लिखना है आपने, वेसिकल लाइक, ये वाली काम के लिखने हैं। वाई डिफरेंट नेम? बिकॉज दे कैरी, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। क्या है इनके पास? स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। क्या नाम है उनका? हाइड्रोलेज। किससे सिंथेसिस होती है, किससे बनते हैं ये? फ्रॉम गोल्जी बॉडी। कौन सी ऑर्गेनल है जो इनको बनाती है? गोल्जी बॉडी बनाती है। कुछ एंजाइम के नाम बता देते हैं, देखो जैसे प्रोटीएज, तो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज, ठीक है, डीएनएज, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? एंजाइम है हमारे पास। ये सब क्या है? डीएनएज, ये सब क्या है? एंजाइम है। इन सारे एंजाइम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, बिकॉज इनको किसकी जरूरत है? दे रिक्वायर वाटर, दे रिक्वायर वाटर। ये चीजें आपको नीट के लिए याद करनी है, स्कूल के लिए याद करनी है। दे रिक्वायर वाटर, इन्हें पानी की जरूरत है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड तोड़ने के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लाइसोसोम के रोल की। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? और ये किस पीएच पे काम करते हैं? पीएच क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। लगभग कितने एंजाइम होते हैं? नियरली 40 तरह के एंजाइम होते हैं। 40 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। क्या नंबर याद करना है? नहीं, मेरी बात सुने ध्यान से। नंबर आसानी से याद हो जाएगा पर नीट में नहीं आएगा। नीट में वो आएगा जो ये लिखा है। बेटा मेरी बात सुन, मैं तेरे को सारे बायोलॉजिकल टर्म्स बताऊंगा, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियो, सारी बताऊंगा। टेंशन क्यों कर रहे हो? क्या इस पे लिखा हुआ सारा याद हो गया तुम्हें? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट। याद हो गया? लिखा हुआ सारा याद हो गया? बेटा मेरी बात सुन, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला क्या है? अमाइलेज। तो अमाइलेज को कार्बोहाइड्रेटेज नहीं बोल सकते, हाइड्रेज बोल सकते हैं। हाइड्रेटेज नहीं, हाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। हां सही है। वाटर ही क्यों? मेरी बात समझ। लाइफ पानी में आई है ना, सबसे अवेलेबल चीज क्या है? पानी। तो इसीलिए मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, खाने के साथ क्या चाहिए तेरे को, मुझे बता। अगर खाना बहुत सूखा है तो उसको निगलना मुश्किल है, खाने में पानी होना जरूरी है। सब्जी में पानी होता है, रोटी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, बाकी सलाइवा से निकलता है। क्योंकि जब तक पानी नहीं आएगा एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम को मूव करने के लिए पानी चाहिए। दूसरा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी चाहिए। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें प्यास फील होती है, क्योंकि बॉन्ड टूटते वक्त पानी यूज हो रहा है, तो हमें ऐसा थोड़ा प्यास जैसी चीज लगती है, हमें ऐसा लग रहा होता है प्यास लग रही है। क्या क्लियर है कि नहीं? बताओ सर, ये लिखना है तो ये मैंने क्या करा? मैंने लिखने के लिए ये वाला तो लिखना है बेटा। कब लिखेगा? जल्दी करो। याद हो रहा है क्लास में? हां बेटा रिपीट। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं तुझे पता? बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। हाँ टेंशन ना ले, साल भर में बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। डन सर, बढ़िया। लिख लिया सबने? हाँ लिख लिया सर, जल्दी जल्दी लिखना। आ जाओ आगे आ जाओ। अब हम रोल की बात कर लेते हैं लाइसोसोम में। तो मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ये देखो डायग्राम चित्र जो होगा आप बाद में बनाएंगे, बाद में बना सकते हैं, साथ में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके साथ मैंने लाइसोसोम के साथ कुछ बेसिक चीजें भी बता दी, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, रोल में बताऊंगा, पर रोल से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। सुन लो ध्यान से, क्या है देखो, ध्यान से सुनना। रोल पे आ रहे हैं, इधर देखो बेटा। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, गोल्जी अपरेटस कहते हैं इसे, गोल्जी अपरेटस। यहां से एक लाइसोसोम बना है, ये लाइसोसोम है। इसके अंदर एंजाइम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? एंजाइम। ध्यान से सुनेंगे, एंजाइम लगे हुए हैं। इसके अंदर एंजाइम है। ये किससे आया है? गोल्जी बॉडी से। तो मैं इसका नंबर 1 डाल रहा हूं, ठीक है। तो नंबर 1 को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम।
तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम, तो वो किससे डिराइव होता है? डिराइव फ्रॉम गोल्जी। डिराइव का मतलब आना, गोल्जी से आता है। तो जो गोल्जी से आता है ताजा बना हुआ लाइसोसोम, उसे प्राइमरी कहते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सेल है, मान लो अमीबा का सेल है। इस अमीबा के सेल में बाहर से फूड वैक्यूल खाना आया है, बाहर से ये फूड आया है, फूड आया है बाहर से, खाना आया है। तो ये जो है मेरे पास, ध्यान देंगे, ये जो है फूड वैक्यूल ये रहा, ये हमारे पास क्या है? फूड वैक्यूल ये रहा। तो वैक्यूल क्या है देख लो जरा, इसको कह रहे हैं फूड वैक्यूल। इसको क्या बोल रहे हैं? फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। इस वाली चीज को आप क्या बोल सकते हो? एंडोसाइटोसिस बोल सकते हो। याद है कि नहीं तुम्हें? बाहर से चीज अंदर आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो सबसे पहले बना उसे प्राइमरी कहते हैं। अब क्या होगा? ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ जुड़ जाएगा और डाइजेशन करने लगेगा। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो इसके साथ जुड़कर डाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइजेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें एंजाइम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले को ध्यान देंगे, इसमें डाइजेशन चल रहा है। मतलब क्या हुआ? ये मेरे पास एंजाइम है जो किसका डाइजेशन कर रहे हैं? इसका डाइजेशन कर रहे हैं, फूड का। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं। ये मेरे पास प्राइमरी लाइसोसोम था, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़कर यहां डाइजेशन चल रहा है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, तो इसका मतलब एक तरीके से स्टेजेस बना रहा हूं ना। तो फर्स्ट क्या हो गया? प्राइमरी। सेकंड क्या हो गया? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है बेटा? जिसमें डाइजेशन चलता है। जिसमें क्या चलता है? डाइजेशन चलता है ना। इसमें डाइजेशन चल रहा है। अब जब डाइजेशन हो जाता है ना चीज का, तो उसको क्या करते हैं? यहां से ध्यान दो बेटा, उसको क्या करते हैं? इस सेल में डाइजेस्ट करने के बाद, जैसे मान लो एंजाइम्स ने चीजों को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद वो चीज डाइजेस्ट होने के बाद सेल में ऐसे निकल जाती है बाहर, ऐसे डाइजेस्ट होके चारों तरफ से इस तरीके से निकल जाती है। भाई बाहर आ गई, सेल यूज करेगा उसे, चीज डाइजेस्ट हो गई। आप समझ रहे हो? ये इतनी बड़ी चीज ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई ऐसे और बाहर निकल गई। तो अब इस लाइसोसोम को, जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसे हम कहते हैं टर्शरी या रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ। तो अगर आपसे कोई कहे कि लाइसोसोम की टाइप होती है, लाइसोसोम की टाइप का क्या मतलब हुआ? स्टेज है। जैसे ये मार्कर है, मान लो एकदम नया मार्कर लाऊं, तो उसकी ये जो टिप होगी एकदम नई बढ़िया होगी, फिर थोड़ा घिस गया, फिर ज्यादा घिस गया, तो एक तरीके की स्टेज हो गई ना। ऐसे ही जो सबसे पहले बनता है वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है। सेकेंडरी में डाइजेशन हो रही होती है। रेसिडुअल बॉडी क्या होती है? इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। रेसिडुअल बॉडी क्या होती है? इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप कई बार ये देखते हैं कि ये वाला तो देखो बाहर से आने वाली चीज का डाइजेशन कर रहा है, कई बार ये लाइसोसोम क्या करते हैं बेटा? इन ऑर्गेनल्स को रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, ये देखो बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पुराना हो गया, ये क्या हो गया? ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की रिसाइकलिंग करनी है। इसकी क्या करनी है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? इसको तोड़ देंगे। तो इस वाले को कहते हैं ऑटो। ऑटो का क्या मतलब होता है? चलाने वाला ऑटो नहीं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। फेजी का मतलब होता है खाना, खुद के ऑर्गेनल्स को खाना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम की कितनी टाइप होती है? 4। पर ये टाइप नहीं है, स्टेजेस हैं। ऑटोफेजी लाइसोसोम, ऑटोफेजी लाइसोसोम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, लाइसोसोम सेल क्यों बनाता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इधर देखिए भाई, मेरी बात सुने ध्यान से। आपके पास जैसे ये सेल है, सेल के बाहर देख, इधर देखो सारे बच्चे, फोकस करो, इधर देखो, आपके पास ये सेल है, याद करो ये सेल है। दो सेल के बीच की जगह को क्या बोलोगे? इंटरसेलुलर। समझ में आ रहा है? इंटरसेलुलर, ठीक है। सेल के बाहर की जगह को क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। सर लिखना है, रुक जा बेटा भी 1 मिनट। और सेल के अंदर की जगह क्या को क्या बोलोगे? इंट्रा सेलुलर। लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा सबको? एक सेल और दूसरे सेल के बीच की जगह को क्या बोलोगे? इंटरसेलुलर। सेल के बाहर की जगह को क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल के अंदर की जगह को क्या बोलोगे? इंट्रासेलुलर। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लाइसोसोम ऑर्गेनल है बेटा, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। इंट्रासेलुलर मतलब
सेल के अंदर का डाइजेशन करता है। तो एक बार रिपीट कर देंगे सारी बातें, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये पहला मैंने क्या बना दिया, ये एंजाइम है। ये जो है मेरे पास बेटा, ये जो है मेरे पास एंजाइम, इसको मैंने, ध्यान देंगे, इसको मैंने प्राइमरी लाइसोसोम कह दिया। दिस इज प्राइमरी। ये प्राइमरी लाइसोसोम बाहर से आए हुए फूड के साथ फ्यूज हो गया, खाने के साथ, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो इसको मैंने सेकेंडरी बोल दिया। तो दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी। फिर क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो इसको मैंने टर्शरी बोल दिया, टर्शरी या रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनल्स की, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया या पुरानी ऑर्गेनल्स की रिसाइकलिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोफेजी। तो अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड में कहूं, व्हाट लाइसोसोम डू, इंट्रा मतलब सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं। तो सवाल यह आ सकता है कि आपने 9th में पढ़ा था, वाई लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। भाई उसके अंदर एंजाइम बंद करके रखे हुए, किसके लिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। मुझे बताओ, घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर है, एक तरीके का सुसाइडल चीज है। भाई वो फट जाएगा तो सब मर जाएंगे, लेकिन वो क्यों रखा हुआ है, खाना बनाते, धीरे धीरे यूज करते हैं। तो सेल में जरूरत है लाइसोसोम की, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो लाइसोसोम फट जाए, ये लाइसोसोम मेरे पास फट जाए, तो सारे एंजाइम फैल जाएंगे सेल में, तो जरूरी ऑर्गेनल्स भी खत्म हो जाएंगी, तो सेल मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं सुसाइडल बैग। क्लियर है? पीसी किंग कह रहा है एनीवन फ्री एयर। बहुत पीटूंगा बेटा, तू मेरे सामने हो तो बहुत पिटाई करता तेरी मैं। तुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी? आ गया समझ? मैं आपसे कहूं टाइप ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफेजी। क्या ये एक्चुअल में टाइप है? नहीं, स्टेजेस हैं। टर्शरी सेल वॉल नहीं करनी बेटा। टर्शरी सेल वॉल सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होती है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है? क्या एक एक बात समझ में आ गई मेरी? जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, एक एक बात समझ में आ गई? बता जल्दी से। तो मैं यहां लिख देता हूं। आप देखो, तुम्हें ये लिखना है, अब ये लिखना है। रोल की बात करते हैं। रोल, अगर देखो बेटा, ये तुमको मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, ये मैं पूरे 2 साल थोड़ी बताऊंगा। व्हाट इज इंटरसेलुलर, ये कौन बताएगा तुम्हें? किसी को तो बताना पड़ेगा। भाई इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है? देख, सेल के बाहर हो, आसपास कोई सेल ना हो, एक्स्ट्रा सेलुलर। 2 सेल के बीच में इंटरसेलुलर, और सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, है कि नहीं? ये सब कौन बताएगा बेटा? कोई तो बताएगा ना तुम्हें। शायद तुम्हें पता था, क्या नहीं पता था, मुझे नहीं पता। चैट में बताओ, पता था तो पहले से ये सारा, ये तीनों पता थी टर्म? ठीक है, चैट में बताओ जरा, देखें। ये पता होनी चाहिए ना तुम्हें। आ जाओ, रोल की बात करते हैं। तो कौन सा डाइजेशन करेगा रोल? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर है बेटा? तू मुझे बता, चोट कैसे लग जाती है? एक्सीडेंटली होता है ना सब कुछ। सर लिखने तो लिखना, यही लिखना है तुझे। हां, अब तुम्हें पता चल गया। इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल होने चाहिए, सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर मतलब इंट्रासेलुलर। अगर मैं आज तुमको एक लाइन लिखूं कि वायरस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि नहीं कि वायरस सेल के अंदर रहता है? जाएगा नहीं जाएगा? तो इसका मतलब मैं तुम्हें इंट्रासेलुलर अब दोबारा थोड़ी बताऊंगा, इसीलिए टाइम लगता है बेटा शुरुआत के लेक्चर में, और कोई टाइम नहीं लगता है। हाँ सही है बेटा, ठीक है, आ जाओ। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। अच्छा, इसकी टाइप कौन सी होती है? टाइप पहला प्राइमरी, जो ताजा ताजा बनता है, ठीक है। दूसरा पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेसिडुअल बॉडी, फोर्थ क्या बोलेंगे? ऑटोफेजी। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुन लो, ये आपने लिख लिया, मुझे बताओ, ये आपको पहले लिखना है, ये वाला इतना लिखना है, इस बोर्ड को, इस बोर्ड पे लिखा हुआ लिखना है। हाँ,
ठीक है बेटा, सुसाइडल बैग, मेरी बात समझना, लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम है जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्जी बॉडी, ईआर। अगर वो लाइसोसोम फट जाए तो सेल के अंदर ही तो है, वो फट के क्या करेगा, सबको डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल की अगर सारी ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाएगी तो मर जाएगा ना सेल। ठीक है, हाँ। ऑटोफेजी, ऑटो का मतलब ऑटो, ऑटो मतलब खुद, फेजी, फेजी मतलब खाना, ऑटोफेजी खुद को खाना, खुद को कैसे खा रहा है, ऑटोफेजी, फेजी मतलब खुद की ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर रहा है। कौन सी ऑर्गेनल, जो पुरानी हो गई हैं, सही है, हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, ये देख लो, ये समझ में आ रहा है ये वाला डायग्राम में कुछ आपको पूछना हो? ठीक है, आगे देखो। अब इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज हाइड्रोलेस, जो बॉन्ड तोड़ेगा और साथ में पानी ऐड करेगा। तो हाइड्रोलेस पता चल गए? हाँ सर पता चल गए। अब मैं यहां पर आपको एक चीज कर देता हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। मेरे पास ये चीज यहां तक समझ में आ गई, ये डायग्राम थे जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का क्या मतलब होता है, बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, मॉर्फिज्म, पॉली, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर। देखो, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफेजी। तो पॉली, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म। अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम वन ऑर्गेनल विच शो पोलैरिटी, तो आप लिखोगे गोल्जी अपरेटस। आपको सवाल आता है नेम वन ऑर्गेनल विच शो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग तरह की शेप, स्ट्रक्चर शो करता है, दैट इज लाइसोसोम। कर लेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म समझ बेटा, अलग अलग देख, प्राइमरी वाले की अलग साइज शेप होती है, सेकेंडरी की अलग होती है, रेसिडुअल की अलग होती है, ऑटोफेजी वाले की अलग होती है। तो इनकी शेप या साइज अलग अलग होता है, इसलिए इसे कहते हैं पॉली। पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म। ठीक है, चलो अब बताओ, क्या आपने अगर ये सारा लिख लिया है तो क्या हम एनसीईआरटी भी देख सकते हैं? देखते हैं, चलिए बताइए आपको इसमें से क्या नहीं आया। पहला, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। वेसिकुलर का क्या मतलब होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपरेटस से बनता है। आइसोलेटेड लाइसोसोम, ठीक है, उनमें मान लो मैं लाइसोसोम निकाल के देखूं, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक समझ में आता है, पानी की प्रेजेंस में पानी ऐड करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिन्हें आप हाइड्रोलेस कहते हो, लिपिड तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा। ऑप्टिमली, ऑप्टिमली का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम शब्द का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे। जैसे मैं आपसे कहूं आप मैक्सिमम अच्छा कब काम कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो एसी हमें क्या काम करवाता है, ऑप्टिमम काम करने में मदद करता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। देख रहे हो, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लिपिड डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, आरएनए और डीएनए को भी डाइजेस्ट करेगा। कौन सी चीज मैंने यहां पर नहीं बताई, बताओ। आइसोलेटेड मतलब कि अगर मैं कोई लाइसोसोम निकाल कर देखूं, वेसिकल निकाल के देखूं, तो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सारे ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। ठीक है बेटा, आ गया, एक एक लाइन समझ में आ गई? हां सर बिल्कुल आ गई। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे हम वैक्यूल कह रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वैक्यूल कह रहे हैं। चलिए आइए, हम बात कर रहे हैं वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होता है, सुन लो ध्यान से, सुन लो। देखो, वैक्यूल क्या होता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या होगा, सेल के अंदर आपने पढ़ा गोल्जी बॉडी जो होती है ना, उनसे लाइसोसोम बनते हैं और वेसिकल्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन जैसे लाइसोसोम होता है ना, उसी शेप के होते हैं, गोल से। मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और उनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। कोई चीज स्टोर कर रहे होते हैं, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, या कोई चीज सेल के बाहर फेंकनी होती है, या एक्सक्रीशन करना होता है। जैसे मान लो ये अमीबा है, ध्यान से सुनेंगे, ये अमीबा है।
अब इस अमीबा ने क्या किया, बाहर से ये खाना लिया और जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैंने फूड वैक्यूल बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, फूड वैक्यूल बोल दिया। तो वैक्यूल एग्जैक्टली होता क्या है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसको वेसिकल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनका कोई अपना स्पेसिफिक रोल होता है, इनका वैक्यूल्स का स्पेसिफिक रोल होता है, एकदम फिक्स रहता है कि ये काम करेंगे, और उनका नाम भी होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मार्कर है, मान लो इसका नाम रख दूं मैं राधेश्याम, ठीक है, तो नाम हो गया ना, और ये इसका एक काम है, हो सकता है ये कुक हो, ठीक है। तो वैक्यूल एग्जैक्टली क्या होता है? होता वेसिकल जैसा ही है, लेकिन उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। समझो ध्यान से, उस फंक्शन के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन तो होता ही है, उसके साथ उनका मतलब क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर सेल में बनते हैं, कोई काम अलग है और मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो आपसे अगर पूछे वैक्यूल क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मेड अप ऑफ मेम्ब्रेनस। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कितनी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन। अब इनका क्या होगा? अपना स्पेसिफिक नाम होता है और रोल होता है। तो इनका क्या होगा? स्पेसिफिक रोल एंड नेम प्रेजेंट। नेम प्रेजेंट होगा। अब रोल में मैं कुछ रोल बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे क्या क्या करता है। जैसे कि रोल में ये स्टोरेज करते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये स्टोरेज करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, शेप मेंटेन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? शेप मेंटेन करवाते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 4 वैक्यूल पढ़ने हैं, वो बताने जा रहा हूं। क्लियर है? मैं वैक्यूल को समझो क्या है, जैसे लाइसोसोम मेम्ब्रेन का बना था, उसमें एंजाइम था, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन का बना है, उसमें अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है और उसका एक नाम होता है। जैसे आपके सिलेबस में 4 टाइप के वैक्यूल है, सुन लो ध्यान से। आपके सिलेबस में वैक्यूल की टाइप हमने पढ़नी है, टाइप ऑफ वैक्यूल। सबसे पहला वैक्यूल हमारे पास है ए, जिसे आप सैप वैक्यूल कहते हो, सैप। बी फूड वैक्यूल होता है। सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और डी गैस वैक्यूल। डी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम गैस वैक्यूल कहां पढ़ चुके हैं, ये बैक्टीरिया में होता है। तो मुझे आपको इन 3 वैक्यूल की डिटेल पढ़ानी है। कौन कौन सी? सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर है? फिर रिपीट करूंगा। वैक्यूल किसका बना है? सिंगल मेम्ब्रेन का। वैक्यूल का क्या होता है? अपना कुछ फंक्शन होता है और हर एक वैक्यूल का नाम होता है। जैसे सैप वैक्यूल अलग काम करेगा, फूड वैक्यूल अलग काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अलग काम करेगा। तो चलो वैक्यूल देखते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल हम कहां पढ़ते हैं? बैक्टीरिया में। याद करो, हमने लिखे थे इंक्लूजन बॉडी में, इंक्लूजन बॉडी में था ना, तो ये बैक्टीरिया में होते हैं। मुझे कौन से 3 पढ़ने हैं? ये 3 पढ़ने हैं। देखें बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं समझ में आ रहा है तो सोच, ध्यान से सुन। मान ले मार्कर की ये शेप है, इसकी कोई मोड़ दूं ऐसे, दूसरी शेप बन जाए, तो एक से ज्यादा शेप बन गई ना, स्ट्रक्चर बन गया। पॉली मतलब ज्यादा, मॉर्फिज्म मतलब शेप। तो लाइसोसोम की अलग अलग शेप मिलती है, क्योंकि अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, लिखना है, बिल्कुल लिखना है, इसको नोट करो जल्दी से। अभी आ रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनो। ये मैं अभी समझाऊंगा एक एक को, अभी एक एक को समझाऊंगा, फिर तुम्हें आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा। चलो जल्दी करो, लिख लिया? आ जाओ भाई, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वैक्यूल की बात करेंगे, वैक्यूल की बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे भाई? सर जी सबसे पहले आप पढ़ाओ हमें कॉन्ट्रैक्टाइल, नहीं, सबसे पहले आप पढ़ाओ सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सैप वैक्यूल क्या होता है। देखो
मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, अगर समझ में आया तो अच्छा रहेगा। ये जाइलम का वेसल्स हैं, ये वेसल है। वेसल के अंदर से क्या जाता है सर? पानी जाता है। सिर्फ पानी जाता है? नहीं सर, मिनरल भी जाता है। तो पानी और मिनरल को मिलाकर हम एक नाम दे देते हैं जाइलम सैप। सैप का मतलब होता है पानी के साथ कोई चीज मिक्स हो। जैसे मान लो ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम में क्या होगा? फ्लोएम सैप का क्या मतलब होगा? उसमें पानी के साथ क्या होगा? खाना होगा। तो मैं जो रिपीट कर रहा हूं आप समझने की कोशिश करो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैप? सैप शब्द का मतलब होता है कि पानी के साथ या कोई मिनरल हो, शुगर हो, कुछ भी चीज हो। जैसे मान लो आपने वेसल सुने थे, वेसल सुने कि नहीं? जाइलम के अंदर वेसल्स होते हैं, तो उस वेसल में से जब पानी जाता है तो मिनरल भी जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि जाइलम में से पानी नहीं जा रहा है, हम लिखते हैं जाइलम में से जाइलम सैप जा रहा है जिसमें पानी और मिनरल है। ऐसे ही फ्लोएम में से फ्लोएम सैप जाता है जिसका मतलब पानी और खाना होता है। तो सैप शब्द का मतलब होता है, सैप का मतलब होता है पानी और उसके साथ कुछ चीज मिक्स हो। ठीक है, इतनी बात सैप समझ में आ गया, आगे की बात समझेंगे। अब जरा ये देखो, ये देखो बेटा, ये हम क्या बना रहे हैं? आपका प्लांट सेल बना रहे हैं। ऐसे ध्यान दो बेटा, ये हम क्या बना रहे हैं? आपका ये इस तरीके से प्लांट सेल बना रहे हैं आपका। ये प्लांट सेल, सेल वॉल है ये मान लो, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल बना रहे हैं। तो प्लांट सेल में ये मेरे पास सेल वॉल है, ये येलो वाला जो दिखा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इनमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ऐसे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो सबसे ज्यादा जगह लेके रखता है। इसको सैप वैक्यूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैप वैक्यूल कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल है, दिस वन, इसको कहते हैं सैप वैक्यूल। तो सैप वैक्यूल किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है, लिविंग प्लांट सेल में। तो किसी भी नॉर्मल लिविंग प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है इसे सैप वैक्यूल कहते हैं। तो आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और सैप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। सही है, टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, समझो ध्यान से। व्हाट इज सैप वैक्यूल? सबसे पहले ये कहां प्रेजेंट होगा? तो आप लिखेंगे प्रेजेंट इन। कहां प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में। कहां प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ध्यान सुनेंगे, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर पानी प्लस मिनरल प्रेजेंट होता है, तभी तो सैप होगा। पानी प्लस मिनरल होता है, तभी तो इसको क्या बोलेंगे? सैप बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा? वाटर प्लस मिनरल होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सो इट इज सैप वैक्यूल। अच्छा, किसी भी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को अलग से नाम नहीं दिया गया है बायो में, लेकिन सैप वैक्यूल इतना बड़ा होता है, 90% तक वॉल्यूम ले लेता है। तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी मेम्ब्रेन को नाम देते हैं मेम्ब्रेन इज, सुना ध्यान से, मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट, उसको नाम दिया गया। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन को एक अलग नाम दिया जाता है, टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। समझना ध्यान से, व्हाई इट इज टोनोप्लास्ट, मैं समझाऊंगा। दूसरा क्या होता है? टोनोप्लास्ट पर चैनल और पंप होते हैं, इस बात को पूरा समझाएंगे। टोनोप्लास्ट पे चैनल एंड पंप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। चैनल और पंप प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करता है? रोल अभी बताते हैं। इसका रोल मैं बता रहा हूं, पर आपको पहले जरा एक डायग्राम देखना, उससे क्लियर आएगा। सर यहां पे लिखा हुआ क्या हमें लिखना? एक बार लिख ले, इसमें तुझे एक दो बातें समझ नहीं आएंगी, वो एक्सप्लेन करूंगा। पर सबसे पहले यह समझ कि जाइलम के अंदर जाइलम सैप होता है, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम सैप होता है। ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो काफी बड़ा होता है, 90% तक वॉल्यूम ले लेता है, उसे सैप वैक्यूल कहते हैं। उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन के सरफेस पर मेरे पास चैनल और पंप होते हैं, यहां सरफेस पर।
यहां सरफेस पर चैनल और पंप होते हैं। एनसीईआरटी ने पंप लिखा है पर चैनल भी होते हैं और पंप दोनों होते हैं। क्लियर है? चैनल और पंप दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसका रोल एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। नोट करो भाई, यहां तक पढ़ लो बेटा। हाँ बेटा, मैं तेरे को एनिमेशन दिखाऊंगा। ठीक है, चीजें बड़ी होती दिखेंगी, बहुत समझ में आएगा। एनसीईआरटी पढ़ ले। वहां नीट में ना जब एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी ना तो एनिमेशन नहीं आना समझ, वहां सिर्फ क्या आएगा समझ, लाइन आएगी समझ में। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझे बता, आज से पहले जब हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो क्या उस वक्त सिलेक्शन नहीं होते थे? बच्चों को समझ नहीं आता था? बता मुझे, बता। आता था सर, समझ आता था? क्या वो बच्चे कभी सिलेक्ट नहीं होते थे? होते थे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दो। हाँ, मेरा पर्सनली मानना है बोर्ड पर प्रॉपर लिख के पढ़ाना चाहिए। दूसरा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी चाहिए। तीसरा, खुद से चीजों को समझने का आपको भी मौका देना चाहिए। हाँ, नोट कर लो पहले। सैब वैक्यूल, बेटा लाइफ को जितनी इजी बना दोगे उतना इजी है ना। ठीक है, खाना हाथ से भी खा सकते हैं, हाथ से नहीं खाओगे मशीन लगा लो, फिर मशीन खिला देगी। पर क्या सिर्फ मशीन खिला सकती है? नहीं। ठीक है, सुनो ध्यान से। वैक्यूल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, स्पेशल फंक्शन होता है। प्लांट के अंदर एक खास तरह का वैक्यूल मिलता है जिसे क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, है ना। मैं आपको रोल समझाने जा रहा हूं अगली स्लाइड पे। मुझे ऐसा लग रहा है आपने लिख लिया सारा, मुझे ऐसा लग रहा है सारा लिख लिया। ठीक है, क्लियर है बेटा। आपके दिमाग को भी तो काम करने के लिए सोचने। इधर देख बेटा, देख। दूसरी चीज मैं तेरे को एक चीज और बताता हूं। इंटरनेट पे वो एनिमेशन है जो कुछ कुछ लोगों ने बना रखा है, हर चीज का एनिमेशन है नहीं। अच्छा, मुझे अगर एनिमेशन बनाना होगा मैं पूरी टीचिंग का बनाऊंगा, पर मैं पढ़ाऊंगा कब? समझ इस बात को। तो जो हम चाहते हैं अच्छे वाला एनिमेशन जो बच्चे को समझ में आए, वो नहीं है बेटा नेट पे। मतलब वो वाला नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए? जिसमें सबसे मुश्किल होती है। मैं तो समझा पा रहा हूं ना अपनी बात, तो आप ध्यान से देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझो। ये देख बेटा, मैं अभी एनिमेशन पे नहीं जा रहा, बस फोकस कर। अभी आएंगे, एनिमेशन भी दिखाऊंगा तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ध्यान दे। ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बता, रोल बता रहा हूं तुझे, बात समझ इधर। अब ये तेरे पास एक वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर पानी और मिनरल भरा हुआ है। तो यहां पर आपके पास साइटोप्लाज्म है, सही है? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान दो। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, हां सर ये तो पता था हमें। और बाहर वाली सेल वॉल है। बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। अब मुझे बताओ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को मैंने क्या बोला था? टोनोप्लास्ट। बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। टोनोप्लास्ट बोला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, समझना। मेरे पास इस टोनोप्लास्ट के सरफेस पे ऐसे मेरे पास पंप लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? पंप लगे हुए हैं। पंप क्या लगे हुए? पंप। तो मैं आपको यहां पर ये लिख रहा हूं कि टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट पर मेरे पास पंप प्रेजेंट है। क्या है बेटा? पंप प्रेजेंट है। हां सर, पंप प्रेजेंट हो सकता है। पंप समझ में आता है? याद है आपको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए समझा रहा था वो उस दिन। पंप प्रेजेंट है। पंप क्या करेगा? सोल्यूट को यहां भेज देगा। सोल्यूट मान लो सोडियम को भेज दिया, ठीक है, पोटेशियम को भेज दिया, Cl माइनस को भेज दिया। तो पंप प्रेजेंट है किस पर? टोनोप्लास्ट पे। उससे क्या होगा? सोल्यूट, सोल्यूट का क्या मतलब है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। उसको हमने पंप कर दिया। कहां से? फ्रॉम इस साइटोप्लाज्म से यहां ले आए। फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू वैक्यूल, वैक्यूल से अंदर ले आए। अब मेरी बात सुने ध्यान से सारे बच्चे। जिन बच्चों को नहीं पता था इसको समझ लेना, ये आपके काम की चीज है। इधर देखो भाई, इधर देखो। अगर किसी सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, किसी भी चीज में अगर सॉल्यूट ज्यादा है
तो उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। उसमें पानी बाहर से एंटर करता है। क्या एंटर करता है? पानी एंटर करेगा, H2O एंटर करेगा। किसके कंपैरिजन में? आउटसाइड के कंपैरिजन में। अगर किसी चीज में, सेल छोड़ो कोई भी चीज, अगर किसी चीज में लेस सॉल्यूट है, किसके कंपैरिजन में? बाहर के कंपैरिजन में, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? कहां के कंपैरिजन में? आउटसाइड के कंपैरिजन में। पानी बाहर जाता है, आउटसाइड में ज्यादा सॉल्यूट होगा। समझने की कोशिश करो। पानी बाहर जाता है, यहां पानी अंदर आ रहा है, यहां पानी बाहर जा रहा है। अब मैं आपको क्या पूरी बात समझाऊंगा, सुनो, ध्यान से सुनना। आपके पास, ध्यान सुने, आपके पास मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज रोल ऑफ सैप वैक्यूल। एक लाइन में समझाऊंगा। सैप वैक्यूल क्या करता है? प्लांट सेल को फुला के रखता है। कैसे फुला के रखता है? सुनो, ये मेरे पास टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। बाहर से सोडियम को हम अंदर लाए, जब सोल्यूट को अंदर लाए तो अंदर क्या कंडीशन हो गई? हाइपरटोनिक। सोल्यूट ज्यादा हो गया, उसके पीछे पानी भी साइटोप्लाज्म से यहां आया और वैक्यूल फूल गया। अगर वैक्यूल फूला है तो सेल भी फूला रह सकता है, सेल स्वेल करता है। मतलब क्या हुआ? प्लांट सेल की शेप एक तो सेल वॉल मेंटेन करती है, ट्रू। उसके अलावा प्लांट सेल को फुलाए रखने के लिए, टर्जिड कहते हैं उसे, फुलाए रखने के लिए सैप वैक्यूल काम करता है। कैसे? सुनो, हमारे पास टोनोप्लास्ट पे पंप प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? सोल्यूट को यहां साइटोप्लास्ट से सोल्यूट को इसके अंदर डालते हैं। जब सोल्यूट को अंदर डालते हैं तो वैक्यूल क्या हो जाता है? वैक्यूल हो जाता है हाइपरटोनिक। वैक्यूल क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक, मोर सोल्यूट। और क्या होगा उससे? वाटर एंटर करता है, पानी एंटर करेगा। वाटर एंटर करेगा कहां से? फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फ्रॉम साइटोप्लाज्म से लेकर किसमें? इनसाइड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में पानी चला जाएगा और वैक्यूल फूल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर सोल्यूट ज्यादा हो, हाइपरटोनिक, बाहर से पानी एंटर करता है। सोल्यूट कम हो, कम, कम को कहते हैं हाइपो, ज्यादा को कहते हैं हाइपर। ठीक है? हाइपर हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो हमने कहा वैक्यूल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन कैसे बनती है? पंप की मदद से आयंस को लाते हैं, सॉल्यूट को लाते हैं, उससे क्या होता है? अंदर हाइपरटोनिक हो जाता है। फिर पानी एंटर करता है कहां से? साइटोप्लाज्म से इनसाइड वैक्यूल। और वैक्यूल क्या करता है? स्वेल करता है, वैक्यूल फूल जाता है। उसे हम कहते हैं टर्जिड होना। हम क्या कहते हैं? टर्जिड होना। क्या आपको समझ में आ गया? समझ आया नहीं आया? हाँ, लिखना है, बिल्कुल लिखना है। मेरी बात समझ ध्यान से। अगर सोल्यूट जहां ज्यादा होगा उसे कहेंगे हाइपरटोन। टोनिक का मतलब होता है सोल्यूट। टोनिक समझ में आता है? टोनिक शब्द का मतलब होता है सोल्यूट। इसीलिए इस मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट मतलब टोनिक, टोनिक मतलब सोल्यूट यहां पर। हां, यह लिखना है, बिल्कुल लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूं कि वैक्यूल प्लांट सेल को फुला कर रखता है। कैसे फुला के रखता है? जैसे गुब्बारे को कोई चीज फुला के कैसे रखेगी? हवा भर के। ऐसे ही प्लांट सेल को, सेल वॉल तो है जो बाहर से शेप दे रही है, पर प्लांट सेल को फुला कर रखने के लिए अंदर वैक्यूल भी होता है जो 90% तक वॉल्यूम रहता है। पर वैक्यूल खुद क्यों फूलेगा? क्योंकि उसके अंदर पानी आएगा। पानी क्यों आएगा? क्योंकि अंदर हाइपरटोनिक है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि साइटोप्लाज्म और वैक्यूल में किसमें सोल्यूट ज्यादा होता है? वैक्यूल के अंदर। क्लियर है? टर्जिड का मतलब होता है फूला हुआ। जैसे बैलून फूला हुआ होता है ना, ऐसे सेल अगर फूला हुआ है तो उसे टर्जिड कहते हैं। सिकुड़ा हुआ फ्लैसिड, सिकुड़ा हुआ फ्लैसिड। इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट।
क्लियर है? एनसीईआरटी बताइए। बिल्कुल बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे आपको, एनसीईआरटी तो पढ़ानी है आपको, एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए आए हैं बेटा हम। हां देखो भाई, सबसे पहले वैक्यूल किसके बने हुए स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किसमें? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, सैप हो सकता है, सैप वैक्यूल की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, अदर मटेरियल हो सकते हैं जो सेल के लिए मटेरियल नॉट यूजफुल, जैसे नॉट यूजफुल का मतलब वेस्ट, तो कोई वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल में रख सकते हैं। तो वैक्यूल में कितनी मेम्ब्रेन होती है? देखो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, देखो द वैक्यूल बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल टोनोप्लास्ट क्या करता है बताओ? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन। देखो टोनोप्लास्ट क्या कर रहा है? टोनोप्लास्ट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ आयन, बहुत सारे आयंस का और अदर मटेरियल का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर मुझे अगेंस्ट लाना, याद है अगेंस्ट किससे लाते हैं? पंप से। भाई पंप क्या करता है? पंप क्या करता है? बाहर से अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ ला रहे हैं तो पंप यूज करेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाइयर इन वैक्यूल। लिखा है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या उस मटेरियल की कंसंट्रेशन वैक्यूल में हाई होती है। किसके कंपैरिजन में? साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। यह बात लिखी है, मतलब टोनोप्लास्ट पर पंप होते हैं जो चीजों को बाहर से अंदर ले आते हैं। किसको? सोडियम को, पोटेशियम को, Cl- को। उसकी वजह से वैक्यूल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा, पानी आएगा और वैक्यूल फूल जाएगा। हां एनर्जी यूज करता होगा। बेटा देखो एनसीईआरटी की डीप बातें आपने समझनी। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए? पंप चाहिए, और वैक्यूल में कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, तभी पानी एंटर करेगा। क्लियर है? 90% वॉल्यूम लेता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। सही है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट नाम दे देते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो रोल क्या है बेटा? क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट सम मिनरल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेक वैक्यूल हाइपो या हाइपरटोनिक। भाई मुझे बताओ जरा। हाँ भाई, दिस मार्कर इज लार्ज और स्मॉल? दिस मार्कर इज लार्ज और स्मॉल? बताओ जल्दी। हाँ भाई जल्दी बताओ, दिस मार्कर इज लार्ज और स्मॉल? जल्दी बताओ। लार्ज, मीडियम, स्मॉल? गधे, कब बड़े हो गए तुम? कब अकल आएगी? कंपैरिजन होगा। शाबाश, एक बच्चा लिखता है कंपैरिजन। सुन ध्यान से, इसमें लार्ज स्मॉल नहीं होगा। जब ये लिखूंगा तो लार्ज है, तो अगर मैं किसी चीज को हाइपरटोनिक लिख रहा हूं तो दूसरी हाइपोटोनिक होनी चाहिए। अगर इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो इसमें कम होगा ना। इसीलिए अगर मैं लिख रहा हूं इट ट्रांसपोर्ट सम मिनरल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेक वैक्यूल हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। क्या यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे आया, समझ नहीं आया? हाइपर और हाइपो कंपैरेटिव टर्म है। हां, कंपैरिजन इज रिक्वायर। लार्ज मीडियम लिख रहे हैं, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। हां, इतने में तुम्हें चौक मार देता हूं, क्लास में उड़ के आता है, ऐसे सर पे लगता है जैसे उसमें नहीं टॉम एंड जेरी में उड़ के जाता है वो, देखा ना, उसको लात पड़ती है, उड़ के जाता है, घर से ऐसे गिरता है, ऐसे ही। इतने में तो मैं चौक वगैरह फेंक देता हूं, क्लास में लगता है आके सर पे, तो जो सो रहे होते हैं वो जग जाते हैं। हाँ सही है। हां समझो इस बात को। तो कंपैरेटिव टू साइटोप्लाज्म, तो वाटर एंटर करेगा, एंड
वैक्यूल क्या करेगा? स्वेल करेगा। सही है, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है। प्रीवियस स्लाइड, ये वाली स्लाइड चाहिए तुम्हें? ये वाली स्लाइड ले लो, ये वाली ले लो स्लाइड। हाँ देख लो एक बार जो लिखा हुआ है। हाँ डस्टर भी उड़ के आता है बेटा, डस्टर ज्यादा आता है कई बार। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, आ जाओ। तो वैक्यूल अभी मैंने आपको एक ही बताया, अब दो और बताने, फूड और कॉन्ट्रेक्टाइल। देख लो जरा, फूड और कॉन्ट्रेक्टाइल बता रहा हूं, जल्दी से देख लो। फूड और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बता रहा हूं बेटा, जल्दी देखना एक बार, आ जाओ। इसका प्रीवियस वाला कौन सा बेटा? देख तो, ये वाला समझ में आ गया तुझे? बता, ये आगे स्लाइड जिसको देखनी है देख लो, लिख लो। ये लिखनी थी तुम्हें, ये लिखनी थी, ये वाली लिखनी है पहले तो, फिर ये लिखनी है। ठीक है, सैप शब्द समझ में आया? हां सर सैप आ गया। उसके बाद ये लिखनी है। अब मैं तुम्हें फूड वैक्यूल बता रहा हूं, ठीक है? हाँ कंफ्यूजन है बेटा, ध्यान से पढ़, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोबारा देखो तुमने उस पार्ट को। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें प्रेजेंट होगा? अमीबा में। प्रेजेंट इन अमीबा, प्रेजेंट इन दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो खाना बाहर से लेते हैं, जो क्या शो करते हैं? शो एंडोसाइटोसिस। क्या शो करते हैं? एंडोसाइटोसिस। देखो कैसे, दिस इज अमीबा, सूडोपोडिया आते हैं इसमें, पता है ना आपको? अमीबा में बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं आपको, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया होता है अमीबा में, ठीक है? अमीबा में सूडोपोडिया होता है। अब क्या होता है, बाहर से खाना आया ऐसे, बाहर से खाना आया ऐसे, कोई भी खाने की चीज है, तो ये क्या करता है? अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग बना देता है पहले, फिर उस खाने की चीज को अंदर ले आता है, फिर उसको लाइसोसोम से क्या करता है? फ्यूज कराता है। तो ये जो चीज बनी है, ये जिसको खाने वाली चीज इसके अंदर आ गई, इसको फूड वैक्यूल कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? फूड वैक्यूल कह रहे हैं। तो फूड वैक्यूल जो है बेटा, वो फ्यूज करता है किससे? तो हम लिख सकते हैं फूड वैक्यूल हैव अनडाइजेस्टेड फूड। किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। और वो किससे फ्यूज करता है? फ्यूज विद किसके साथ फ्यूज करेगा? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है बेटा? लाइसोसोम बचपन से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, नहीं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, तो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। सही है बेटा? बताओ जल्दी से। हां सर सही है। तो फूड वैक्यूल इसके साथ क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा, है ना? फूड वैक्यूल क्या करेगा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा। क्लियर है? बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक आ गया समझ? फूड वैक्यूल अमीबा में मिलता है, लिख लो एक बार जल्दी से। लिख लो लिख लो। सही है, लिख लिया? मेरी बात सुनो, फूड वैक्यूल कैसे बनता है? मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसमें खाना आ जाता है और एंडोसाइटोसिस हो रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो रही है और उससे फूड वैक्यूल बन रहा है। इसका उदाहरण क्या है? अमीबा। ये आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? ठीक है, अमीबा। आगे पढ़ेंगे बेटा,
सुने ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिखाना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे सिखाऊंगा जरा देखना जरा ध्यान से। मुझे बताओ, आपके पास ये पानी के दो सोर्स हैं, ये दो सोर्स हैं पानी के। पहले कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात समझो। ये जो ओशियन का पानी होता है इसको हम मैराइन कहते हैं। इसमें सॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। यहां जो मान लो कोई सेल प्रेजेंट है, कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मुझे बताना इसके अंदर बाहर मान लो ज्यादा सॉल्यूट है। अगर यहां ज्यादा सॉल्यूट है और सेल के अंदर लेस सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्ट बाहर ज्यादा होता है ना मैराइन में, लेस सॉल्यूट है, मुझे बताओ यहां ए लिख रहा हूं और यहां बी लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, कौन सा हाइपरटोनिक होगा? बी क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। पानी की डायरेक्शन होती है क्या? पानी की डायरेक्शन होती है, ए क्या होगा? सॉल्ट कम है, हाइपोटोनिक होगा। पानी की डायरेक्शन क्या होती है जल्दी बताओ? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक। क्या यहां कोई डाउट है? ये पानी की डायरेक्शन है, ध्यान से सुन लो। हमारे पास ये सेल ए है, इसमें लेस सॉल्यूट है, ये बाहर वाला सेल बी है, इसमें ज्यादा सॉल्यूट है। ओशियन मेरे पास मैराइन है, ठीक है, मेरे पास क्या हुआ है, यहां पर सॉल्ट प्रेजेंट है, समझ लो ध्यान से। बी को हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक, क्योंकि बाहर बेटा ओशियन जो होता है उसमें सॉल्ट होता है। तो इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर मैराइन वाटर में मिलता है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? उसके सेल में से पानी निकल जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम इन मैराइन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, पानी बॉडी से निकल जाना, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, उसे किस में प्रॉब्लम है? मैराइन में। कोई डाउट है? कोई डाउट है कि नहीं बताओ? लिखना है कि नहीं लिखना, वो बात की बात है, पहले समझो। मैराइन समझ में आ रहा है, समुद्र, ओशियन। अब इस बी को मैराइन कह रहे हैं और ये सेल है, तो सेल के कंपैरिजन में बाहर सॉल्ट ज्यादा है, तो बाहर सॉल्ट ज्यादा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपरटोनिक। अंदर सॉल्ट कम है तो हाइपोटोनिक। तो पानी बाहर निकलेगा, पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेश वाटर में मिलता है, देखो इधर, अगर ये फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में सेल अगर कोई है, इस सेल को ए लिख दो और इस जगह को बी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है यहां? प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ऑर्गेनिज्म मैरीन में मिलते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं? उनके अंदर से पानी निकलता है बाहर आसानी से, है ना? क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, जहां सॉल्ट ज्यादा होता है वो पानी को खींचता है। सॉल्ट ज्यादा होने को कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है, जैसे टोनोप्लास्ट से वो अंदर पानी खींच रहा था। अब यहां पर बाहर के, क्योंकि पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? तालाब का पानी, है ना? तो उसमें क्या होगा? सेल क्या होगा? हाइपरटोनिक, उसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा। किसके कंपैरिजन में? फ्रेश वाटर में तो बहुत कम होता है, लेस सॉल्यूट है। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम है इन फ्रेश वाटर दे गेन वाटर, उनके अंदर पानी घुस जाएगा। तो मैं यहां पर आपको, मेरी बात सुनो, मैं आपको सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए पूरा डायग्राम बनाया। लाइन ये थी कि जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं जैसे कि अमीबा और युगलीना, उन ऑर्गेनिज्म की एक परेशानी होती है कि उनके अंदर बाहर से लगातार पानी घुसता रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? बोलो जल्दी से। पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है? पानी हमेशा मूव करता है हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ। उल्टा लिख दिया क्या? गलत लिख दिया बेटा, ये पानी मूव करेगा हाइपो से हाइपर की तरफ, गलत लिख दिया बेटा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो पानी बाहर आ रहा है, यहां पर भी वही होगा। कहां जा रहा है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है? बाहर। हाइपरटोनिक की तरफ।
B2A लिखा गलत है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें समझा रहा था मैं जब ध्यान नहीं दिया मैंने। यहां पर क्या आएगा A2B। तो मैं आपको सिंपल भाषा में यह समझा रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म तालाब वगैरह में मिलते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है, उनके साथ परेशानी ये होती है कि उनके सेल के अंदर पानी घुस जाता है। क्या यह समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब करेक्ट हो गया। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, इतना सारा बताने का सिर्फ यह मतलब था कि मेरे को आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझाना है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं समझा पाऊंगा तो फिर गड़बड़ होगी। ये बात समझा के मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मेरे पास ये फ्रेश वाटर है, तालाब का पानी। फ्रेश वाटर नदी में होता है, तालाब में होता है, लेक में, रिवर में। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम अमीबा है, और यहां पर युगलीना भी मिलता है ऐसे। दिस इज युगलीना। तो फ्रेश वाटर में क्या प्रॉब्लम होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम इज दे गेन वाटर। वो क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं पानी को। उनके अंदर पानी घुस जाता है। पानी घुस गया, अब पानी बाहर निकालना पड़ेगा। देखो अमीबा कैसे काम करता है, इधर देखना बेटा। ये तुम्हारे पास अमीबा है, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। अमीबा के अंदर एक इस तरीके का वैक्यूल होता है। देखो ये ऐसा एक वैक्यूल है, इसके साइड में ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। इस वैक्यूल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है जिसका आकार बदल सके। कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? मसल्स के लिए। मसल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो क्या होगा, अमीबा को प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर लगातार पानी घुसता जा रहा है। तो जब लगातार पानी घुसता जाएगा तो अमीबा क्या करता है, समझो। अमीबा क्या करता है, देखना जरा। अमीबा क्या करेगा, वो जो पानी इसके अंदर घुसा है, ध्यान से देखो बेटा, अमीबा क्या करेगा, जो पानी इसके अंदर घुस रहा है लगातार, उस पानी को क्या करेगा, ये साइड वाले वैक्यूल्स में भर देगा। देखो ये सेंटर का वैक्यूल है, साइड वाले वैक्यूल्स में पानी चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो एक सेंटर में बड़ा वैक्यूल है और साइड में ये छोटे छोटे वैक्यूल है, इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होगा कि पहले साइड वाले वैक्यूल में इनमें पानी चला जाएगा, ये बड़े हो गए, बीच वाला भी उतना ही है। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये क्या करेंगे बेटा, उस पानी को उस बीच वाले वैक्यूल में भर देंगे। मतलब क्या होगा, जो सेंटर में वैक्यूल है वो बड़ा हो गया, साइड वाले वापसी फिर छोटे हो गए। और क्या होगा, फिर ये जो है, ये जो बड़े वाला वैक्यूल है, ये उस पानी को ले जाकर साइड में बाहर फेंक देगा। इस पानी को बाहर फेंक देगा ऐसे। इस पानी को, जो पानी है उसको बाहर थ्रो कर देगा एक साथ। तो देखो क्या हुआ, अमीबा कहां प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर में। पूरी बात समझेंगे। क्या प्रॉब्लम है? बाहर से पानी घुस रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर में यह परेशानी होती है। पानी को निकालने के लिए कौन काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कैसे काम करता है? अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, बाहर छोटे छोटे वैक्यूल, अंदर बड़ा वैक्यूल। फिर जो भी पानी है वो सारा इन छोटे वैक्यूल्स में चला जाता है। पानी कहां चला गया? इन छोटे वैक्यूल्स में चला गया। उसके बाद ये छोटे वैक्यूल ने इस वाले में पानी भर दिया, बड़े वाले में, ठीक है, और फिर बड़े वाले ने जाकर पानी बाहर फेंक दिया। इस तरीके से लगातार अमीबा पानी बाहर फेंक रहा है।
ये तरीका होता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल देखो आकार बदल रहा है कि नहीं, वैक्यूल का बदल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां मिलेगा? फ्रेश वाटर वालों में, मेरीन में? सर फ्रेश वाटर वालों में। कहां मिलेगा? अमीबा और यूग्लिना में। आया समझ? पानी अंदर कैसे जाता है, डिफ्यूजन पढ़ाया था तुझे। वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? मेम्ब्रेन है ना, डिफ्यूजन से पानी अंदर चला जाता है। समझ में आया नहीं आया? समझ, ध्यान से समझ। ये पहले ये समझ, किसमें परेशानी होगी? फ्रेश वाटर, मेरीन में। फ्रेश वाटर में क्या परेशानी होगी? पानी क्या घुसेगा? पानी सेल के अंदर घुसने लगेगा। उस परेशानी को कैसे दूर करेंगे? एक खास तरह के वैक्यूल मिलते हैं जिसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है, साइड में छोटे वैक्यूल होते हैं। ऐसे एक खास तरह के वैक्यूल होते हैं जिसमें सेंटर में बड़ा वैक्यूल होता है, साइड में छोटे वैक्यूल होते हैं। जब ये बड़ा पहले छोटे वाले वैक्यूल्स में पानी भरता है, ऐसे देखो, दिख रहा है आपको? ये जो छोटे वैक्यूल्स हैं इनमें पानी भरा, फिर इन्होंने अपना पानी बड़े वाले को दे दिया, तो ये छोटे हो गए वापसी। आप देखते हो फिर छोटे हो। देखो अभी ये छोटे वैक्यूल्स ने इन्होंने पानी भरा, ये बड़े हो गए, फिर इस सेंटर वाले में आ गया, फिर ये बाहर फेंक देता है इकट्ठा। तो इनका काम क्या होता है? छोटे वाले वैक्यूल का चारों तरफ से पानी इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर है? अब समझ में आया कि नहीं बताओ? नहीं, सैप वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ना फंजाई में, ना बैक्टीरिया में, ना एनिमल सेल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उनमें मिलेगा जैसे यूग्लिना, अमीबा, जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। क्लियर है? सही है। फूड वैक्यूल अमीबा में मिलता है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, क्या आपको एनसीईआरटी का लिखा हुआ यह समझ में आ रहा है? बेटा मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बस। देख देख, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है? किडनी। जो पानी का बैलेंस, तुम पानी ज्यादा पीते हो, उसको कौन बाहर फेंक रहा है? किडनी फेंक रहा है। तुम्हारे अंदर वेस्ट बन रहा है, तो पानी और वेस्ट भी फेंकता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट है उसमें फूड वैक्यूल बनते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। प्रोटिस्ट एक ग्रुप है, उसके अंदर प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ में अमीबा आता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं एनिमल एक ग्रुप है, उसके अंदर काऊ आती है, फिर काऊ के अंदर भी तो ब्रीड होती है ना, ऐसे। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो। आप क्या करो अपनी एनसीईआरटी में, हाँ, पेज नंबर 21 पे जाओ 11th में, और वहां पर जाकर देखो एक ग्रुप दे रखा है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में आप देखोगे वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स एक ग्रुप है और वहां पर एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके अलावा अमीबा में होता है। इतनी बात याद रखेंगे। डायरेक्ट बड़े वैक्यूल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि चारों तरफ से पानी इकट्ठा करना है पहले, तो चारों तरफ से छोटे छोटे वैक्यूल इकट्ठा करके बड़े वैक्यूल में डालते, वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो इकट्ठे पानी को बाहर फेंकता है। हां, ऑस्मो रेगुलेशन। सुन ध्यान से, मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, क्या तेरी बॉडी के सेल्स को यह परेशानी नहीं होती होगी? मेरी बात सुन ध्यान से, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनो। जहां ये तुम्हारी, इस चीज को समझो, मैं जो बोलूंगा आज आपको, ये तुम्हारी बॉडी का सेल है। हां सर, ये सेल है, बढ़िया। सेल के बाहर एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाता है बेटा? ब्लड आ जाता है। हां सर, ये ब्लड है। ब्लड के बाद यहां पर आ जाती है किडनी। मेरी बात सुनना, क्या होता है? सेल क्या करता है? अपने बाहर जो भी वेस्ट बनाता है, वेस्ट, उस वेस्ट को किसमें डालता है? जो सेल के बाहर लिक्विड है। ईसीएफ का क्या मतलब हो गया? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, समझ में आ रहा है? सेल के बाहर फ्लूइड। तो जो सेल है बेटा, जिंदा सेल है, उसको क्या करना है? मेरी बात सुनो,
जैसे मैं हूं, मेरे आसपास क्या रूम है, तो मैं अपनी CO2 रूम में छोड़ रहा हूं, रूम फिर बाहर छोड़ रहा है ना। तो ऐसे सेल अपना वेस्ट कहां बाहर फेंकता है, अपना वेस्ट फेंकता है ECF में, ECF फेंकता है ब्लड में, ब्लड अपना वेस्ट कहां फेंकता है, किडनी में, और किडनी उसको बाहर यूरिन में फेंकती है। समझो ध्यान से, इसका मतलब तुम्हारे ब्लड का काम है किसको मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? पानी और सॉल्ट बैलेंस। मान लो सेल में पानी घट जाए, सेल में पानी डिक्रीज हो जाए, तो कहां से आएगा, ECF से आएगा, यहां से आएगा। ECF में कम हो जाए तो कहां से आएगा, ब्लड में आएगा। और अगर ब्लड में कम हो जाए तो फिर किडनी से यूरिन में रिलीज नहीं करेंगे, ऐसे काम होता है। तो जैसे किसी पर्सन की मान लो किडनी खराब हो जाए तो क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या होगी, ब्लड में वेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी की किडनी खराब होती है तो टेस्ट किडनी का नहीं करते, ब्लड का करते हैं, क्योंकि किडनी को कौन साफ कर रहा है, ब्लड साफ कर रहा है। मतलब ब्लड को कौन साफ कर रहा है, किडनी साफ कर रहा है, तो ब्लड में टेस्ट करेंगे। अब देखो, मान लो ब्लड में वेस्ट बढ़ जाएगा तो यहां से वेस्ट यहां नहीं जाएगा, फिर यहां का वेस्ट यहां नहीं जाएगा। जो तुम पूछ रहे हो ना ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में पानी और सॉल्ट का बैलेंस रखना। जैसे मान लो मुझे 10 ग्राम सोडियम चाहिए, तुम खाना खा रहे हो 20 ग्राम आ गया, अब जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम है उसको क्या करोगे, एक्स्ट्रा 10 ग्राम ब्लड में, किडनी उसे बाहर फेंक देगी। मान लो ECF में सोडियम कम हो गया तो ब्लड से निकल के इधर चला जाएगा। आ रहा है समझ? एक कह रहा है बंद करिए सर प्लीज। यार बहुत बदतमीज है यार तू तो, है? हाँ, जीवन में ऐसे मूर्ख बालक जो होते हैं वो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकते। छोड़ दो, एनसीईआरटी पढ़ लेना। मैं क्या समझाने का कोशिश किया, समझ आया? तेरे सेल के, बॉडी के सेल के बाहर पानी थोड़ी है, तेरे बॉडी का हर एक सेल फ्रेश वाटर में नहीं, उसके आसपास ECF है। वो किससे जुड़ा है, ब्लड से। ब्लड किससे जुड़े, किडनी से। तो सेल को खाली अपने ECF का देखना है, उसको नहीं फर्क पड़ता ब्लड में क्या चल रहा है। पर ECF का कौन देख रहा है, ब्लड, और ब्लड का कौन देख रहा है, किडनी। ठीक है, किडनी गड़बड़ होगी तो ब्लड में गड़बड़ होगी, ब्लड में गड़बड़ होगी तो ECF में गड़बड़ होगी, और फिर अगर सेल का वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मतलब सेल मर जाएगा। जैसे तुम्हारे घर है, तुम अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर रखते हो, बाहर से उठा के वो जाता है एक बड़े वाले वेस्ट में, फिर वहां से उठा के वो कहीं बड़ी जगह जाता है। मान लो कूड़ा बड़ी जगह आना रुक जाए तो वहां इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारे घर के बाहर भी तो इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही सेल के बाहर अगर वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा तो सेल मर जाएगा। इसी तरह से पर्सन की डेथ होती है किडनी खराब होने से। समझ में आ रहा है? ऐसे हम कह रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपल मतलब होता है हर एक सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्ट और पानी का बैलेंस बनाए रखना, बस। ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रीवियस स्लाइड तो ये थी तुम्हारी, उसको बना लो, लिख लो। मैं बस यहीं इसको एंड कर रहा हूं, आपको डोपा दे देंगे इसके साथ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बता पाए पर ये आप कर सकते हो, अब इतना आपने बता दिया। ठीक है, कल एक्स्ट्रा रख सकते हैं, पर क्योंकि 17 को पेपर है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है। हाँ सही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। मेरा 8 बजे डिस्कशन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके बाद से आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीजों को, फास्ट मतलब ज्यादा टाइम तक बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय।